जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आज देखते हैं बिहार पुलिस जो सिपाही भर्ती 2023 वाला है खान सर का। इसमें कुल 27 जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और 10 प्रैक्टिस सेट है। तो 10 प्रैक्टिस सेट में पहला जो है प्रैक्टिस सेट अभी देखेंगे कौन सा, तो ये पहला प्रैक्टिस सेट होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी कि डॉकयार्ड होने का प्रमाण मिला। तो डॉकयार्ड होने का जो प्रमाण मिला है कहाँ से, तो यह लोथल से। कहाँ से? लोथल से। सिंधु सभ्यता के लोथल में डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो लोथल को। वर्तमान में यह गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर के निकट स्थित है। तो वर्तमान में यह कहाँ है, तो अहमदाबाद के निकट जो है यह स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोथल पत्तन जो है व्यावसायिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। 1954 ईस्वी में SR राव के द्वारा खुदाई की गई थी और लोथल जो कौन सी नदी, यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? तो भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। नेक्स्ट है कि उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था। तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, तो वज्जी। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था, तो वज्जी हो जाएगा दोस्तों। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वज्जी है। उत्तर बिहार कोसी, बूढ़ी गंडक और उसकी सहायक नदी का समतल मैदान है। बिहार के उत्तर में हिमालय पर्वत की नेपाल श्रेणी और दक्षिण से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियाँ। बिहार का उल्लेख वेद, पुराण, महाकाव्यों आदि ग्रंथ में मिलता है। प्राचीन बिहार में मगध साम्राज्य के अनेक जो है शासकों व जैन बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारियाँ ग्रंथों से मिलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से युग में सुमिलित कौन सा है, उसको जो है छांटना है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो कार्नवालिस जो है, कार्नवालिस अस्थाई भूबंदोबस्त से संबंधित था और वेलेजली सहायक संधि से, यानी किसका क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल सही है। कार्नवालिस अस्थाई भूबंद बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित है, जिसे बंगाल में कार्नवालिस के द्वारा 22 मार्च 1973 ईस्वी को लागू किया गया था। वेलेजली की हम बात करें तो सहायक संधि एक प्रकार के मैत्री संधि थी, जिसका प्रयोग 1998 से 1805 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने भारत देशों राज्यों से संबंध स्थापित करने के लिए किया था। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था, यह 30 मार्च 1942 ईस्वी को। इसका एक नंबर बिल्कुल सही है। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव 30 मार्च 1942 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था। यह प्रस्ताव में संविधान सभा के गठन के बारे में बात कही गई थी, परंतु इसमें कोई निश्चित अवधि तय नहीं किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है। दिल्ली समझौता, तो दिल्ली समझौता यानी गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली समझौता कहा जाता है। इसका क्या सी नंबर आंसर हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पूर्व लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत सभी ने अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने और इस समझौता के अंतर्गत द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन गए थे। नेक्स्ट है, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। तो इसका क्या हो जाएगा, एक नंबर आंसर, यानी कि 2016 ईस्वी में अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। तो भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। 2006 ईस्वी का अंतिम वर्ष था। अलग रेलवे बजट की प्रथा को मोदी सरकार ने पहले कार्यकाल में खत्म कर दिया और 2017 से रेल बजट की घोषणा आम बजट में ही वित्त मंत्री के द्वारा किया जाने लगा। आम बजट में रेल बजट को मिलाने के साथ ही वित्त मंत्री जेटली ने बजट पेश करने की तारीख भी बदल दी। आम बजट एक महीना पहले 1 फरवरी को पेश होने लगा। इसके साथ ही इकोनॉमिक सर्वे भी 31 जनवरी को आने लगा। नेक्स्ट 1919 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता जो है कौन बना था, तो उस वक्त स्वामी शाहजानंद किसान आंदोलन के नेता बने थे। इंटरनेट में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन के लिए स्वामी शाहजानंद के नाम से विख्यात विभूषण प्रसाद ने संगठित किया। इस आंदोलन की मुख्य विशेषता लगान वसूली के क्रम में राजपूतों के अत्याचार का विरोध और जंगल से फल और लकड़ी प्राप्त करने
के अधिकार को प्रस्तुत किया जाना था। नेक्स्ट दोस्तों, वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो यह जो समुद्री मार्ग की खोज की थी कौन सी थी? यह भारत की। वास्को डी गामा 170 नाविक और 4 जहाज़ों के एक बेड़े के साथ लिस्बन से निकले थे। कहाँ से? यह लिस्बन से। सन 1497 ईस्वी में 8 जुलाई को पुर्तगाल नाविक वास्को डी गामा अपने जहाज़ से रवाना हुए और समुद्र के रास्ते भारत की यात्रा करने वाले पहले यूरोपीय बन गए। इन्होंने भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग भी बताया था। नेक्स्ट दोस्तों, इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम नहीं है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम कौन से नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र का गठन। तो यहाँ राष्ट्र संघ का गठन है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो ये ऑप्शन जो है सी बिल्कुल नहीं हो जाएगा। तो राष्ट्र संघ का गठन द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध की घटना का परिणाम औपनिवेशिक साम्राज्य का अंत तथा इंग्लैंड की शक्ति का ह्रास, रूस और अमेरिका के प्रभाव में वृद्धि था। राष्ट्रसंघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी, जिसका उद्देश्य विश्व को पुनः विश्व युद्ध में जाने से रोकना था। नेक्स्ट है पीपल्स वार ग्रुप किससे संबंधित है? तो पीपल्स वार ग्रुप किससे हो जाएगा? यह नक्सलवाद से संबंधित, यानी कि डी नंबर बिल्कुल सही, नक्सलवाद। पीपल्स वार ग्रुप नक्सलवाद से संबंधित था। पीपल्स जो वार ग्रुप नामक नक्सलवादी संगठन, जिसकी स्थापना 22 अप्रैल 1990 ईस्वी को आंध्र प्रदेश में कोंडापाली सीतारमैया नामक नक्सलवादी नेता ने किया था। पीपल्स वार ग्रुप वर्ष 2004 ईस्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में विलय हो गया। नेक्स्ट है भारत का संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? तो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। कब? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने इसे पास कर दिया और 26 जनवरी 1950 को यह प्रभावी हो गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे बड़ा, यानी कि भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है विश्व में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया? तो संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान पास किया गया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को पास किया था। 26 जनवरी 1950 से यह प्रभावित हो गया। भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। 26 नवंबर को भारत के संविधान के रूप में घोषित किया गया, जबकि 26 जनवरी के दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा जो है संविधान है। नेक्स्ट दोस्तों, किस संविधान से भारत ने राज के नीति निषेध तत्व के विचारों को अपनाया है? तो यह जो अपनाया है यह आयरलैंड के संविधान, यानी कि 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारत ने राज के नीति निषेध तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया। संविधान के भाग 5 में नहीं बल्कि भाग 4 में इसका चर्चा किया गया है और राज्यों को यह लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है नीति निषेध तत्व, यानी कि यह न्याय योग्य नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं? तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाएगा समवर्ती सूची पर। अपशिष्ट सूची पर केंद्र सरकार बनाएगा, केंद्रीय सूची पर केंद्र सरकार बनाएगा और राज्य सूची पर राज्य सरकार। तो समवर्ती सूची विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। कोई राज्य सरकार केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून और नीतियों के विरोध में या फिर विपरीत कानून नहीं बना सकती है। शिक्षा, वन्यजीव, पक्षियों के संरक्षण, न्याय प्रशासन आदि समवर्ती सूची का मुख्य विषय है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से सही युग में सुमिलित है? तो अनुच्छेद 15 जो है राज्यों द्वारा किसी भी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी, यह जो है सही है। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी विकलांगता का प्रवर्तन कानून के अनुसार एक दंडनीय क्या अपराध है। अनुच्छेद 15 में है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं की जा सकती है। अनुच्छेद 14 में है राज्य कानून के समक्ष
किसी भी व्यक्ति की समानता या भारत के क्षेत्रों में कानून के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो राज्य का बजट कौन? वित्त मंत्रालय के द्वारा पारित करेगा, वित्त मंत्रालय। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट वित्त मंत्री द्वारा पारित किया जाता है। वित्त मंत्रालय भारत का महत्वपूर्ण मंत्रालय है। राष्ट्रपति शासन की अवधि न्यूनतम 6 माह अधिकतम 3 वर्ष तक हो सकती है। अनुच्छेद जो है 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत का प्रथम आम चुनाव 51-52 में हुआ था। भारत के प्रथम आम चुनाव 1951-52 ईस्वी में हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस सबसे अधिक सीटें जीतने वाली पार्टी बनी। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पहली बार निर्वाचित सरकार भी बनी थी। नेक्स्ट है पंचायत समिति। पंचायत समिति के सदस्य अक्सर जो है कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो पंचायत समिति के जो सदस्य हैं अक्सर कितने वर्ष के लिए चुने जाएंगे? इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी कि 5 वर्ष के लिए। कितने साल? 5 वर्ष के लिए। पंचायत समिति सरकार की अस्थायी इकाई होती है। क्या होता है? अस्थायी इकाई होती है जो तहसील के सभी गांव पर समान रूप से कार्य करती है। ग्राम पंचायत और जिला परिषद के माध्यम के मध्य पंचायत समिति होती है। इस समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव चुने हुए सदस्य मिलकर करते हैं। नेक्स्ट है, सितंबर 2018 ईस्वी में किस भारतीय राज्यों के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? तो यह जो किया गया था तो क्या हो जाएगा? ए, यानी कि सिक्किम। कहाँ पर? सिक्किम। सिक्किम विमानपत्तन भारत का 100वां विमानपत्तन है। यह सिक्किम की राजधानी गंगटोक में है स्थित है। सिक्किम राज्य में ही विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा चोटी कंचनजंगा स्थित। कंचनजंगा कहाँ? यह सिक्किम में स्थित है, जो कि विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा चोटी। राज्य का 35% हिस्सा कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो भारतीय जो साक्ष्य अधिनियम है यह कब? तो यह जो 1 सितंबर 1872 ईस्वी को अस्तित्व में आया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 3 भागों में बांटा गया है। यह अदालत की सभी न्यायिक कार्यवाही पर लागू होता है। इसके में 11 अध्याय तथा 167 वर्ग शामिल है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ग्रह जो है आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? तो कौन सा हो जाएगा? शुक्र ग्रह। कौन सा? बी नंबर, बिल्कुल सही। शुक्र ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है। इसे पृथ्वी के जुड़वां बहन कहा जाता है। इस ग्रह का व्यास पृथ्वी की तुलना में 650 किलोमीटर कम है और इस ग्रह की सतह अधिकतम ज्वालामुखी गतिविधियों द्वारा निर्मित नजर आती है। नेक्स्ट दोस्तों, 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस 1988 ईस्वी के बाद से 1 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य HIV संक्रमण के प्रसार की वजह से एड्स महामारी के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियेंसी सिंड्रोम है, जो कि HIV वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावनी। तो लावनी जो कहाँ का? यह महाराष्ट्र का हो जाएगा। सी नंबर बिल्कुल सही है। लावनी नृत्य भारत के महाराष्ट्र राज्य का नृत्य है। इस नृत्य के विषय वस्तु वीरता, प्रेम, भक्ति और सुख है। लावनी के अतिरिक्त तमाशा, कोली और पोवाड़ा महाराष्ट्र के अन्य नृत्य हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार का कोयला जो है उच्चतम गुणवत्ता वाला होता है? तो उच्चतम गुणवत्ता एंथ्रासाइट हो जाएगा। उसके बाद एंथ्रासाइट के बाद फिर बिटुमिनस, लिग्नाइट, तब पीट और निम्नतम क्वालिटी का पीट हो जाएगा। तो कोयला ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। यह ठोस कार्बनिक पदार्थ होता है जिसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। एंथ्रासाइट को उच्चतम कोयला माना जाता है, जबकि एंथ्रासाइट में सर्वाधिक कार्बन 85 से 90% तक होता है। भारत में लगभग 65% से अधिक विद्युत उत्पादन कोयला से ही किया जाता है। कितना? तो 65% से अधिक। कोयला भूतापीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट दोस्तों, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ये जो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा गहरा महासागर हो जाएगा। प्रशांत महासागर विश्व के सबसे गहरा और बड़ा महासागर है। इस महासागर में जलीय चित्र अधिक और जमीन का भाग कम है।
यह महासागर त्रिभुज आकृति का है, जिसका शीर्ष जो है बैरिंग जल डमरू मध्य पर है, जो घोड़े के खूर की आकृति का कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य को मध्य प्रशांत महासागर कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक भू जो है बद्ध राज्य है? तो यह क्या हो जाएगा? बिहार। बिहार एक भूबद्ध राज्य है। भूबद्ध राज्य का मतलब है कि वैसा राज्य जो चारों ओर से जमीन बद्ध हो। बिहार के उत्तरी सीमा पर नेपाल स्थित है। बिहार के साथ सीमा का निर्धारण करता है और पूर्वी सीमा पर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, दक्षिणी सीमा पर झारखंड और पश्चिमी सीमा पर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी कि गोदावरी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन? गोदावरी नदी हो जाएगा। गोदावरी नदी को 7 पवित्र भारतीय नदियों में से एक माना जाता है। यह नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इस नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्ष बाद एक प्रमुख स्नान पर्व का आयोजन किया जाता है। इस नदी की चौड़ाई 1465 किलोमीटर। तो गोदावरी नदी की लंबाई हो जाएगा कितना? तो 1465 किलोमीटर। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी घाट से उत्पन्न होती है और अपने विशाल आकृति और विस्तार के कारण यह प्रायः वृद्ध गंगा तथा दक्षिण गंगा के नाम से भी पुकारी जाती है। इसका अफवाह क्षेत्र जो है 2,12,812 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ? तो महानदी पर जो हुआ कौन? हीराकुंड। इसका बिल्कुल बी नंबर आंसर हो जाएगा हीराकुंड। हीराकुंड नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है। इसका निर्माण ओडिशा के मुख्यमंत्री बिजू पटनायक द्वारा किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, कि किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रों में वन स्थित है? तो सबसे अधिक क्षेत्रों पर जो वन है यह मध्य प्रदेश यानी कि एमपी हो जाएगा। भारतीय वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रों पर 77,414 वर्ग किलोमीटर पर वन है। भारत के कुल जो है भूभाग का 24.4% हिस्सों पर वो जो है वनों से घिरा हुआ है। और भौगोलिक दृष्टिकोण भारत के 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। स्वतंत्र प्राप्ति के समय देश में 6 करोड़ 20 लाख एकड़ क्षेत्र पर वन थे, जो कुल भूभाग का 15% था। नेक्स्ट है दोस्तों, मध्य प्रदेश में खेती की गई कृषि विधि जो झूम की कृषि है, झूम की कृषि, इसको क्या कहा गया है? तो इसको जो दाहिया यानी कि सी नंबर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, दहिया। मध्य प्रदेश में झूम की कृषि को दहिया कहा जाता है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए झूम खेती की जाती है। झूम खेती में जमीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। इन्हें कृषि पूर्ण रूप से प्राकृतिक पर निर्भर होती है। झूम कृषि प्रमुख रूप से उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों में की जाती है। कहाँ? तो उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र में। झूम कृषि आदिम कृषि का ही एक प्रकार है, जिससे पहले वृक्ष और वनस्पतियों को जलाकर नष्ट कर दी जाती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसके उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना है? तो क्या हो जाएगा? यानी कि चावल, गेहूं, दलहन और मोटे अनाज। ये कुल 4 जो है बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा डी नंबर। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत जो है चावल, गेहूं, दलहन और मोटे अनाज जो है इसके उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा मिशन जो है मनमोहन सिंह के द्वारा 2007 ईस्वी में शुरू किया गया था, जिसमें चावल, दलहन, मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्यों में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम कहाँ पर हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा मेघालय में। इसका 1 नंबर बिल्कुल सही है। जनसंख्या जो है 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व मेघालय और सबसे अधिक दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारत के भुगतान संतुलन को चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई? तो यह जो 19 अगस्त 1994 ईस्वी को पूर्ण परिवर्तनशीलता हुई। केंद्रीय आम बजट 92-93 में पहली बार भारतीय रुपये को विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय बना दिया गया। रुपये की पूर्ण परिवर्तनीय का अर्थ चालू खाते और पूंजी खाते में होने वाले व्यवहारों को पूरा करने के लिए रुपये का किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में परिवर्तन करने से। भारत के भुगतान संतुलन के तहत
पुष्टि की पूर्ण परिवर्तनशीलता 19 अगस्त 1994 से हुई है। नेक्स्ट है दोस्तों, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो ये जो है देवास में स्थित है। कहाँ पर? देवास। देवास जो है मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ पर बैंक नोट प्रेस स्थित है। भारत में 4 नोट प्रेस स्थित है, वो है देवास, नासिक, मैसूर और सालबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुराई योद्धा वर्ग जो है यह स्थित है कहाँ? तो यह जापान में। समुराई योद्धा वर्ग कहाँ? यह जापान में स्थित है। नेक्स्ट है, स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी? स्पिनिंग जेनी यह जो है जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा किया गया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने 1770 ईस्वी में किया था, जिससे सूती धागे की मात्रा बढ़ गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, प्राकृतिक चयन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये जो है चार्ल्स डार्विन, यानी कि सी नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन के द्वारा नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया गया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। डार्विन ने जोर देकर कहा कि एक आबादी में हमेशा विभिन्न प्रकार के लक्षण के आधार पर कई विभिन्नताएं मौजूद होती हैं, इसलिए प्रकृतिक उन सबसे अनुकूल जीवों का चयन करती है जिनके पास अगली पीढ़ी के लिए माता पिता बनने का अधिक मौका है। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापक जनकों में से एक थे, एक प्रसिद्ध राजनायक। नेक्स्ट है, पौधों में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका क्या कहलाती है? एकल कोशिका यह युग्मनज। क्या? एक नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, युग्मनज। पौधे में जाइगोट पॉलीप्लॉइड हो सकता है यदि निषेचन में मेयोटिक का रूप और मेयोटिक के रूप से अनियोजित युग्मकों के बीच होता है, तो भूमि पौधों में युग्मक का निर्माण एक कक्ष के भीतर होता है जिसे आर्कगोनियम कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित क्या रहता है? यह हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। दांतों और हड्डी, तो कैल्शियम फॉस्फेट दांत एवं हड्डी में उपस्थित होता है, दांत और हड्डी में। जीवित प्राणियों में कैल्शियम हड्डियों, दांतों और शरीर के अन्य हिस्सों में पाया जाता है। यह रक्त में भी होता है और शरीर के अंदरूनी जो है देखभाल में इसकी जो विशेष भूमिका होती है। कैल्शियम जो है अत्यंत सक्रिय तत्व है। क्या है? अत्यंत सक्रिय तत्व है। नेक्स्ट है दोस्तों, पीत का क्या कार्य है? पीत, तो पीत का जो है क्या कार्य क्या हो जाएगा? पीत जो है इसका काम मुख्य रूप से वसा का इमल्सीकरण होता है। क्या? वसा का इमल्सीकरण। बी नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यकृत जो है पीत रस का स्रावित करती है जो थैले में संग्रहित होता रहता है। पीत रस वसा पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है तथा कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखते हैं और यह क्या कहलाता है? यह जो है एंजीना पेक्टोरिस। एंजीना पेक्टोरिस जो है कोरोनरी हृदय रोग के मुख्य जो है कारण छाती में दर्द और परेशानी के लिए चिकित्सा शब्द है। यह तब होता है जब हृदय की मांसपेशियों को उतना रक्त नहीं मिल पाता है जितना कि इनकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, बोमन संपुट जो है किस तंत्र का भाग है? इसका क्या हो जाएगा? एक नंबर, उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है। किसका? तो उत्सर्जन तंत्र का। तो बोमेन्स कैप्सूल में रक्त कोशिका की पुलिंदा होती है, इसे क्लोमेरुल्स कहते हैं। क्लोमेरुल्स का एक शिरा वृक्क धमनी से जुड़ा होता है जिसमें यूरिया अपशिष्ट युक्त गंदा रक्त लता है, गंदा रक्त जो है लता है, और दूसरे शिरा यूरिया मुक्त रक्त के लिए वृक्क जो है शिरा के साथ जुड़ा रहता है। नेक्स्ट है, नीमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? तो नीमाटोड द्वारा जो फाइलेरियासिस रोग होता है। नीमाटोड के द्वारा कौन सा? तो फाइलेरियासिस रोग। फाइलेरिया जो है एक परजीवी बीमारी है। कैसी बीमारी? एक परजीवी बीमारी है जो कि फाइलेरियोइडिया प्रकार के राउड
वर्म के संक्रमण से होता है। ये खून से लथपथ कीड़े जैसे काली मक्खियों और मच्छरों के द्वारा फैलते हैं। हेलमनी थैसिस नामक बीमारियां इस समूह से संबंधित है। नेक्स्ट है कीट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कीट जो है यह किससे? एनेलिडा से संबंधित हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर यानी कि एनेलिडा। एनेलिडा कीट से संबंधित है। पोरीफेरा या बहुकोशिकीय जलीय जंतु है जो कि चट्टान या किसी ठोस पदार्थ पर रहते हैं। यह बेलनाकार अंडाकार आकृति जैसे शाखाएं होती है। इन जंतुओं की भित्ति में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। सिलेंट्रेटा जंतु बहुकोशिकीय जंतु होते हैं। आर्थ्रोपोडा जो कि यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसकी स्थापना 1845 ईस्वी में वान सेबॉल्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? तो रक्त के थक्का जमने के लिए कौन सा? यह विटामिन सी हो जाएगा, सॉरी विटामिन के हो जाएगा। सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन के जिसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, यह वसा में घुलनशील है। इसके द्वारा लीवर में प्रोथ्रोम्बिनोन का निर्माण किया जाता है और जो रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है और इसके मुख्य स्रोत हरी सब्जी है। नेक्स्ट है वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला गैसीय मूल तत्व क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद सबसे प्रचुर जो है तत्व नाइट्रोजन है। यद्यपि ऑक्सीजन सबसे आवश्यक गैस है। यह नाइट्रोजन है जिसकी पृथ्वी के वायुमंडल में उच्च स्थिति है। नाइट्रोजन पृथ्वी के कुल तत्वों का लगभग 78.094%। नेक्स्ट है दोस्तों, श्यानता गुणांक का बीमा सूत्र क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल एक नंबर M1 L इनवर्स 1 T इनवर्स 1। श्यानता गुणांक की परिभाषा है एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल की दो परतों के मध्य लगने वाले श्यान बल के मान श्यानता गुणांक कहलाता है। नेक्स्ट है विद्युत आवेग का SI मात्रा क्या है? तो विद्युत आवेग का ये जो बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा यानी कि कूलम। विद्युत आवेग का कूलम होता है। इसे सी के द्वारा दर्शाया जाता है। कूलम के नियम के अनुसार दो आवेश के बीच लगने वाले बल उन दोनों आवेशों के मान के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट दोस्तों, यदि एकाएक चलना प्रारंभ हो जाए तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का मुख्य कारण क्या है? यह हो जाएगा विराम की जड़त्व के कारण। किस कारण? विराम के जड़त्व के कारण। न्यूटन के गति का पहला नियम के अनुसार जड़त्व का नियम है। जड़त्व के नियम के अनुसार यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहना चाहता है और यदि वह गति का विरोध करता है तो उसी प्रकार यदि कोई पिंड गति अवस्था में है तो वह गति में ही रहना चाहता है और विराम अवस्था का विरोध करता है। न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्रिया अभिक्रिया के बारे में बताता है। हर क्रिया के बराबर तथा उल्टी दिशा में प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट दोस्तों, कोई ऊर्जा जो भंडारित है वह क्या कहलाती है? तो विभव ऊर्जा। क्या कहलाती है? विभव ऊर्जा। यानी कोई इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी बिंदु पर स्थित इकाई बिंदु धनावेश में संग्रहित विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस बिंदु के विद्युत विभव के क्या होता है? बराबर होता है। नेक्स्ट है भूकंप किस कारण से आते हैं? भूकंप की अगर हम बात करें तो यह जो है विवर्तनिकता के कारण होता है। एक नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि टेक्टोनिक भूकंप प्लेट टेक्टोनिक सीमाओं पर होते हैं। टेक्टोनिक प्लेट लगातार धीमी गति से आगे बढ़ रही है लेकिन कभी कभी उनके बीच घर्षण से वे भी एक साथ लॉक हो जाते हैं और स्थानांतरण के कारण करने में असमर्थ हो जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, सोनार जो है, सोनार में कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? सोनार में पराध्वनिक तरंग। किसका? तो एक नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, पराध्वनिक तरंग। सोनार में पराध्वनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है। पानी के अंदर वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार का आविष्कार पॉल लविंग ने किया था। सोनार ध्वनिक तरंगों का प्रयोग कर किसी वस्तु अथवा पदार्थ की दूरी, ऊंचाई, दिशा आदि का दूरी पता लगाने में से किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक
ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? ये क्या हो जाएगा? विशिष्ट ऊष्माधारिता। किसी पदार्थ के इकाई मात्रा के ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता यानी केवल विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर यानी कि विशिष्ट ऊष्माधारिता बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है किस कारण से? यह हो जाएगा प्रकाश के परिकिरण का। किस कारण से? प्रकाश के परिकिरण। सी नंबर बिल्कुल सही। जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है तो उसमें उपस्थित अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कण उसे अनेक भागों में बांट देते हैं, जिससे प्रकाश काफ़ी क्षेत्र से प्रसारित हो जाता है और इस घटना को प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश का परिकिरण। प्रकाश के परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को काटने वाली सीमा से टकराकर प्रकाश वापस लौटता है और इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश के प्रवेश करने पर उस पथ विचलित हो जाता है, उसका पथ क्या होता है? विचलित हो जाता है। और जब प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं इसका। और जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कुल कितने? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों। इस घटना को प्रकाश का विचलन कहते हैं। बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, हालांकि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया का क्या कहलाती है? यह श्रृंखला बंधन। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया श्रृंखला बंधन कहलाती है। श्रृंखला बंधन एक प्रक्रिया है जो कि तारों को जोड़ने की प्रक्रिया है। संख्याओं को किसी क्रम में जोड़ने की प्रक्रिया संकलन कहलाती है। इसे योग या कुल योग भी कहा जाता है। आसंजन 2 अलग अलग प्रकार के कणों और सतह के एक दूसरे से चिपकने की प्रक्रिया को आसंजन कहा जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच सीधी रेखा में जब कोई ग्रह आ जाती है तो उसका संयोजन कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, लोहे की तीली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तो पानी का स्तर क्या हो जाएगा? तो पानी का स्तर जो है घटेगा, यानी कि बी नंबर बिल्कुल सही है। शुरू में लोहे की कील नाव में होती है, इसलिए नाव का द्रव्यमान अधिक होता है, इसलिए नाव से विस्थापित पानी अधिक होती है। इसके परिणाम स्वरूप जल स्तर अधिक। लेकिन जब लोहे की कीलें हटा दी जाती है तो नाव का द्रव्यमान कम हो जाता है, इसलिए जल स्तर नीचे गिर जाएगा क्योंकि यह अब पानी को विस्थापित कर देता है। नेक्स्ट है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समान होता है उसको क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके परमाणु भार और क्रमांक जो है एक समान होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन के पास 0 न्यूट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन, लिथियम, क्लोरीन इन सभी के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का क्या कारण है? तो सूर्य के द्वारा जो विकिरित जो ऊर्जा है वह नाभिकीय संलयन है। इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर। जब 2 हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो उस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है उसका द्रव्यमान श्रृंखला के भाग लेने वाले दोनों नाभिक के समृद्ध द्रव्यमान से कम होता है। नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ा जाता है और इस प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, समूह 18 के तत्व को क्या कहा जाता है? समूह 18 के जो तत्व हैं इसे क्या कहा जाता था? ये अक्रिय गैस। समूह 18 के तत्व को अक्रिय गैस कहा जाता है क्योंकि इनके बाहरी कोश इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा होता है। 18वें समूह के तत्व शून्य संयोजकता दिखाते हैं। 18वें समूह में तत्व हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। नेक्स्ट है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस में निम्न में से कौन सी धातु पाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम पाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति बनाने में, मिट्टी के बर्तन बनाने में, शल्य क्रिया चिकित्सा आदि में किया जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र की अगर हम बात करें CaSO4 ½ H2O होता है।
CaSO4 ½ H2। नेक्स्ट है दोस्तों मीथेन, यानी कि जिसका सूत्र है CH4। इसके अणु में क्या होते हैं, केवल एकल आबंध होता है। मीथेन में कार्बन के आखिरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिस वजह से वह 4 ही बंध बनाएगा, और हाइड्रोजन के आखिरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इस वजह से वह एक ही बंध बनाता है। तो कार्बन 4 एकल बंध बनाकर 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर, कि H2S जो है, H2S सहसंयोजी यौगिक है। H2S क्या है, यह सहसंयोजी यौगिक है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक रंगहीन गैस है, जिसकी गंध जो है सड़े अंडे जैसी होती है। यह हवा से भारी है, बहुत विषैले तथा ज्वलनशील है। यह एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक रंगहीन गंधहीन गैस है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। धरती पर यह प्राकृतिक रूप में पाई जाती है। धरती के वायुमंडल में यह गैस 0.03%। कैल्शियम ऑक्साइड आमतौर पर जले हुए चूने के रूप में पाया जाता है। एक व्यापक रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले रासायनिक जो यौगिक है, कॉपर सल्फेट अकार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक जो सूत्र होता है CuSO4, और इसे कॉपर सल्फेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण जो है लकड़ी का जलना, यह क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। बाद बाकी जल का बर्फ में बनना या जल का जमना, यह क्या है, तो भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना, उसके बाद चीनी का पानी में घुलना, यह सब भौतिक परिवर्तन है। तो इसका क्या हो जाएगा, C नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। जब किसी वस्तु या पदार्थ में ऐसा परिवर्तन होता है कि उसके गुण और आंतरिक संरचना में भी बदलाव हो जाता है, तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध का दही में बनना, कागज का जल कर राख बनना, लोहे की परत पर जंग में बदलना, लकड़ी का जलना, यह सब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है दोस्तों गन मेटल, किसका मिश्र धातु है, तो गन मेटल जो क्या हो जाएगा, यह जो है CuSN और Zn का क्या है, मिश्र धातु। बंदूक जो है धातु, जिसे संयुक्त राज्य में लाल पीतल के रूप में भी जाना जाता है। यह एक प्रकार के कास्ट, यानी कि तांबा, टीन और जस्ता के एक मिश्र धातु। अनुपात अलग अलग होते हैं, लेकिन 88% तांबा, 8-10% टीन और 2 से 4% जस्ता होता है। बंदूक बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। इसे बड़े पैमाने पर स्टील के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों रेडियो धर्मिता। रेडियो धर्मिता की खोज जो है किसने किया था, तो रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा रेडियो धर्मिता की खोज किया गया था। हेनरी बेक्यूरेल ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। उनका जन्म, यानी हेनरी बेक्यूरेल का जन्म 15 दिसंबर 1852 ईस्वी को हुआ था। यह एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, जिनको भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। रेडियो धर्मिता के साक्ष्य का पता लगाने वाला यह प्रथम व्यक्ति था। अल्बर्ट आइंस्टीन, इसका जन्म 14 मार्च 1889 ईस्वी को जर्मन में हुए थे। सापेक्षता का सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, यानी कि E=mc² के लिए जाने जाते हैं। सत्येंद्र नाथ बोस, जिनका जन्म कोलकाता में 1894 ईस्वी में हुआ था। कोलकाता में 1894 ईस्वी में हुआ। सत्येंद्र नाथ बोस, अल्बर्ट आइंस्टीन ने मिलकर आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स की खोज की थी। और जॉन्स जेकब बर्जेलियस का जन्म जो है 20 अगस्त 1779 ईस्वी को वेफवर सुंडा नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने अपने अत्यधिक योगदान रसायन के विविध क्षेत्र में दिया, और इन्होंने पायरुविक अम्ल की भी खोज किया था। तो बर्जेलियस ने पायरुविक अम्ल की खोज किया था। एक ग्रुप के तत्व का सामान्य गुण क्या है, एक ग्रुप के तत्व का जो सामान्य गुण है वह D नंबर, यानी कि संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे कि हम किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु की संख्या में बदलती है। परमाणु संख्या क्या होता है, तो परमाणु की संख्या बदलती है। परमाणु के आकार बढ़ता है तथा परमाणु संख्या के बढ़ने से एक कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ती रहती है, परंतु हर एक समूह में संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान ही रहती है। जैसे कि पहले समूह में सभी परमाणुओं के संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। नेक्स्ट है दोस्तों, क्या आप घर भी जलाएंगे,
तो क्या में रेखांकित पद क्या है? रेखांकित जो है क्या है? यह सर्वनाम हो जाएगा। संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या सर्वनाम कहते हैं? क्या आप जो है घर भी जलाएंगे? तो इस वाक्य में रेखांकित जो है क्या है? यह सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है राम रोटी खाता है। यह जो है डैश वाक्य क्रिया के लिए उदाहरण है। तो कैसा हो जाएगा? यह सकर्मक क्रिया के लिए एक उदाहरण है। तो राम रोटी खाता, यह एक सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया से अभिप्राय है वाक्य में जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। राम रोटी खाता है, इस वाक्य में क्रिया का सीधा असर जो है कर्ता पर न पड़कर कर्म में पड़ रहा है, इसलिए यह जो है एक सकर्मक क्रिया। अर्थात यह क्या से प्रश्न करें कि राम क्या खाता है, तो उत्तर मिलता है कि रोटी, अतः वाक्य में सकर्मक क्रिया होता है। नेक्स्ट है प्रेरणार्थ क्रिया क्या है? प्रेरणार्थ क्रिया क्या हो जाएगा? तो इसका जो है सुनना क्या है? प्रेरणार्थ। सुनना शब्द प्रेरणार्थक क्रिया है। सुनना का प्रेरणार्थक रूप सुनाना है। नेक्स्ट दोस्तों बहुव्रीहि समास में क्या होते हैं? बहुव्रीहि जो समास, तो बहुव्रीहि समास में तृतीय पद जो प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास में तृतीय पद क्या होता है? प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास से अभिप्राय है जिस समस्त पद में प्रथम पद व दूसरा पद प्रधान न होकर तीसरा पद प्रधान होता है। प्रथम पद और द्वितीय पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि नीलकंठ, तो नीलकंठ ये नीला है, कंठ जिसका, अर्थात क्या? शिव। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए प्रश्न के सही समान अर्थ वाला शब्द है। तो दुविधा क्या हो जाएगा? धर्म संकट। दुविधा शब्द का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द धर्म संकट हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी में जो है प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा नासिक। प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्णों का उच्चारण स्थान नासिक से होता है, जैसे अंग, नौ, या, नौ और मो, इसका उच्चारण क्या है? नासिक। नेक्स्ट दोस्तों घाट घाट का पानी पीना, इसके मुहावरा का अर्थ क्या है? तो घाट घाट के पानी पीना यानी कि बहुत अनुभवी होना। 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। घाट घाट के पानी पीना का अर्थ बहुत अनुभवी होना। मुकेश ने घाट घाट का पानी पिया हुआ है, उसे धोखा देना मुश्किल है। इस प्रकार जो है हो जाएगा इसका सेंटेंस। नेक्स्ट है संस्कृत व्याकरण का पिता। संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो पाणिनि। किसे? बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। संस्कृत व्याकरण के पिता पाणिनि को माना जाता है। पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए हैं। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है। इसमें 8 अध्याय और लगभग 4 सहसूत्र है। संस्कृत भाषा के व्याकरण समत रूप देने में पाणिनि के योगदान अतुलनीय है। नेक्स्ट है दोस्तों हिंदी साहित्य में सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है? ये प्रेमचंद्र मुंशी को। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यासकार प्रेमचंद्र को माना जाता है। प्रेमचंद्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, नाटककार एवं लेखक हैं। प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। गोदान उपन्यास है जो कि एक कृषक महाकाव्य। नेक्स्ट है वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के भेद जो कुल 2 है, स्वर और व्यंजक। स्वर से अभिप्राय है वह खंड जिसके कभी भी टुकड़े या विभाजन नहीं किए जा सकते हैं, उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। व्यंजन की अगर हम बात करें तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर मिला होता है। अ के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। स्वर की अगर हम बात करें जिन वर्गों के उच्चारण बिना किसी अवरोध के या बिना किसी दूसरे वर्गों की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर में आ गया अ, आ, हसई, दीर्घई, हसौ, दुर्घौ, ऋ, ए, ऐ, औ। व्यंजन की अगर बात करें परंपरागत रूप से व्यंजन की संख्या कुल 33 मानी जाती है और स्वर्ण की संख्या अगर पूछ दे तो कुल 11 हो जाएगा। द्विगुण जो है व्यंजन जैसे अंग और ड को जोड़ने पर इसकी संख्या कुल 35 हो जाती है। इंग्लिश दिया हुआ है कि फॉर ब्लैंक स्पेस चूज द प्रॉपर आर्टिकल द सन डैगो इज लोकेटेड नियर। इसका क्या हो जाएगा? द, यहाँ क्या लगेगा? द
मैक्सियन बॉर्डर, तो क्या हो जाएगा डी नंबर। द का प्रयोग होगा क्योंकि मैक्सिकन बॉर्डर स्पेसिफिक है। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस सेलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शन, तो क्या है वी आर सो लेट, तो इसका क्या हो जाएगा डी, यानी कि दैट वी कांट ईच द ट्रेन। उसका 79 नंबर यहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही हैज़ नाइदर अटेंड द मीटिंग, इसका क्या हो जाएगा एक नंबर नॉर हैज ही सेंट ए मैसेज। नेक्स्ट दिया हुआ है दोस्तों द एनाटॉमी ऑफ आर्टिफिशियल इज, इसका क्या हो जाएगा नेचुरल, एक नंबर नेचुरल यानी प्राकृतिक होता है। नेक्स्ट है द एनाटॉमी ऑफ आर्टिफिशियल, इसका क्या हो जाएगा एक नंबर नेचर। नेक्स्ट है दोस्तों विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एरर, ये कौन सा एरर है उसको चुनना है, तो ये जो है डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा कि। नेक्स्ट है दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स विद राइट पार्टिसिपल, इसका क्या हो जाएगा तो डी नंबर पुलिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा पुलिंग आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म नो। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड हैज रॉन्ग स्पेलिंग, तो रॉन्ग किसका ये जो है फैंस, इसका क्या हो जाएगा FENCE यानी कि सी हो जाएगा इसके जगह पर। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेजर इरोनिंग आउट, इसका क्या हो जाएगा रिसॉल्विंग। नेक्स्ट है दोस्तों विच ऑफ द फ्लोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज ए फ्रेज, दिया हुआ फ्रेजर का चुनना है। इन नेम ओनली, इसका क्या हो जाएगा बी नंबर यानी कि नॉमिनल। नेक्स्ट है दोस्तों संख्याओं की वह जोड़ी ज्ञात करें जो इस पैटर्न में प्रयुक्त होगा, तो देख रहे हैं 15, 28, 17, 25, 19, 22, 21, 19 दिया होता है, क्या हो जाएगा 15 में 2 जुटाए कितना होगा 15 2 17, 17 2 19, 2 21, 21 2 तो 23, 21 2 23, तो पहला क्या आएगा 23, इसका मतलब कौन होगा ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। अब फिर आगे देखेंगे 28 में 3 घट जाएगा, 25 25 में 3 घट जाएगा कितना 22 22 में 3 गया 19 19 में 3 गया कितना हो जाएगा 16, यानी कि क्या हो जाएगा इसका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों किसी विशेष कूट में RICH को क्या लिखा गया है तो 42 79 लिखा जाता है और स्नो को 83 96 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा तो 88 का अगर हम बात करें तो इसका क्या हो जाएगा डी यानी कि 79 23 लिखा जाएगा। सर देख रहे हैं आर का क्या हो जाएगा 4, आई का 2, सी का 7 है और एच का कितना 9 है, एस का फिर 8, उसी प्रकार जो है इतना हो जाएगा। नेक्स्ट है रात के 9 बजे घंटे का काटा पश्चिम की ओर होता है और सुबह जो है 6:30 बजे जो है घंटे मिनट का काटा जो किस ओर होगा, तो सुबह जो 6:30 बजे मिनट वाली सुई दक्षिण दिशा की होगी तो तरफ होगा, किस तरफ तो यह दक्षिण दिशा की तरफ हो जाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है एक वर्ष पहले 15 जनवरी से 28 जनवरी तक के बीच के दिनों को ज्ञात कीजिए, यानी कि 15 जनवरी से 28 जनवरी तक के बीच के दिन कितना हो जाएगा तो यह जो हो जाएगा 14 दिन, 15 जनवरी से 28 जनवरी तो कुल कितना हो जाएगा 14 दिन। नेक्स्ट है पी जो है क्यू का नाना है, RM के पिता है और SM की माँ है, तो Q और M भाई बहन है, तो P और S के बीच क्या संबंध होगा तो ये क्या हो जाएगा पिता। नेक्स्ट है दोस्तों यदि 2 × x + y = 48 है, 3 × x - y = 24 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसको अगर आप हल करेंगे तो क्या होगा 16 नंबर होगा। हल करके यह दिखाया हुआ है देख सकते हैं।
यहाँ दिया हुआ है किसी वस्तु के मूल्य में 20% जो है 20% बढ़ाया जाए, फिर 20% कमी किया जाता है। इस प्रकार जो है इसकी अंतिम मूल्य क्या होगा, तो 20% क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, 20% घटाया जाता है, और यानी कि AB फॉर्मूला लग जाएगा 20 गुना 20/100 4% क्या होगा, कमी होगा। नेक्स्ट है किसी 75 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 के मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध का पानी का अनुपात 1:2 हो जाए, तो क्या होगा, 75 लीटर, यानी कि इसका C नंबर हो जाएगा। इस प्रकार आप हल करके देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों 3 घंटियाँ 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। तीनों 9 बजे बजना प्रारंभ करता है। दोबारा जो यह किस समय एक साथ बजेगा, तो सभी का लघुत्तम निकाल लेंगे और उसके बाद जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 बजे फिर बजेगा। नेक्स्ट है दोस्तों 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ का % क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10/15, और इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा, गुना 100, 5 का 5, 5 दूनी 10, इसको काटेंगे क्या होगा, ये जो है 50%। C नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों बिहार की स्थापना कब हुई थी, तो बिहार की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1912 ईस्वी हुआ था। कब, तो 1912 ईस्वी। नेक्स्ट है बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर कौन सा हो जाएगा, इसमें एक या इनकी क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, E नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजे को दिया गया था। गोवा के लेखक दामोदर मोजो ने भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह कोंकणी भाषा के एक प्रसिद्ध लघु कथा, उपन्यासकार और आलोचक तथा पटकथा रहे। 2008 ईस्वी में रविंद्र केलकर के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले दामोदर मोजे दूसरे गोवावासी हैं। मोजे के प्रसिद्ध उपन्यासकार मैलिन को 1983 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने कोंकणी में 25 और अंग्रेजी में एक पुस्तक लिखी है, जिनमें से कई का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद भी किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों PM मोदी कब वर्चुअली जो है SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे, यह हो जाएगा 4 जुलाई को। तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 4 जुलाई को SCO की परिषद की राष्ट्राध्यक्षों के 22वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। यह एक आभासी प्रारूप का आयोजन किया जाएगा। भारत ने पिछले साल 16 सितंबर को समरकंद शिखर सम्मेलन में SCO की आवर्ती अध्यक्षता ग्रहण की थी। सभी SCO सदस्य देश चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान को शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो यहाँ तक आप देखते हैं कि प्रैक्टिस सेट जो पहला था यह पूरा समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।